सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का भाग 4। निधि हॉस्पिटल में कोमा की स्थिति में थी। उसकी माँ जो हॉस्पिटल में बेंच पे बैठी अपनी रात काट रही थी, अचानक उन्हें लगता है कि उनके बगल में निधि आकर बैठी उन्हें बुला रही है। अब आगे माँ माँ। वे आवाज़ सुन हड़बड़ाकर उठ बैठी। वे अपनी निंदासी आंखों को मलती हुई अपने पैर बेंच से नीचे करती हुई देखती है। ठीक उनके बगल में कोई बैठी थी। वे हॉस्पिटल के बरामदे की हल्की रोशनी में उस चेहरे को देखते तुरंत पहचान जाती हैं। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में निधि ही तो थी। ये देखते हुए झट से उसके पास सरकती हुई बोल उठी, निधि तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची, कैसी है? माँ का दिल ममता से उमड़ पड़ा। वे सरकती हुई निधि के पास आती है। वे उसका हाथ पकड़ती हुई उसका चेहरा देखती है कि शांत सपाट चेहरे पर अनजाने भाव से वे उनकी तरफ बिना देखे ही माँ बुला रही थी। उन्हें लगा बेटी के शरीर में दर्द है। वे उसका हाथ सहलाने लगती है। उस पल उसका हाथ बर्फ सा सर्द था। वे अचानक चौंक जाती है। तुम्हें तो ठंड लग रही है, देखो कितना सर्द पड़ा है हाथ तुम्हारा। पर उठकर क्यों आई? रुको, मैं ना डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हें दवाई देंगे और देखना सब ठीक हो जाएगा। जाने क्या हाल कर दिया जैसलमेर ने मेरी बेटी का। वे घबराहट से अपनी बेटी का हाथ सहलाती रही। माँ माँ। हाँ बोलो। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। झट से उसका हाथ नीचे रखती हुई वे अपनी हर संभव कोशिश में फुर्ती से उठ जाती है और तेजी से बरामदे के बाहर अपने कदम बढ़ा लेती है। वे अपने तेज कदमों से डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहती थी। इसी जल्दबाजी में गलियारे सी मुड़ती हुई वे किसी से टकरा जाती है। वे बस टकरा कर गिरने ही वाली थी, पर उन हाथों ने उन्हें संभाल लिया। माँ कहाँ जा रही हो? वो धीरज था। माँ सिर उठाकर देखती है। क्या हुआ माँ, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं आप? वे अभी भी माँ को संभाले था, जो अपनी जल्दबाजी में अपनी चढ़ती सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही थी। फिर किसी तरह से अपनी सांसों को संभालती हुई वे अपने पीछे की ओर इशारा करती हुई कहती है, निधि होश आ गया है बेटा, ज़रा जल्दी से डॉक्टर को तो बुला ला। क्या? सच में? अच्छा मैं बुलाता हूँ, आप वहीं चलिए। वे अपनी माँ को संभाले हुए निधि के वार्ड तक आता है। आप यहीं बैठिए। माँ को बेंच पर बैठाकर वे देखता है कि माँ अपने आसपास बेचैनी से देख रही थी। क्या हुआ माँ? माँ जल्दी से कहती है, निधि यहीं तो बैठी थी बेंच पर, कहाँ गई? क्या कह रही हो आप? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वे अपनी माँ का आश्चर्य से डूबा चेहरा देखता हुआ कहता है, आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। माँ विभरती हुई झट से उठ गई और वार्ड के दरवाजे की ओर बढ़ती हुई धीरज को बार बार पीछे देख रही थी। जब तक वे कुछ समझता, माँ वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वे दो जोड़ी आंखें देखती हैं कि निधि अभी भी बेड पर निस्तेज लेटी थी। धीरज देखते तुरंत कह उठा, देखा माँ, वो तो यही है। माँ औचक उसको देखती रही और इस हलचल से वहाँ किनारे कुर्सी पे अपने घुटनों पर सिर टिकाए ऊँगती नर्स एकदम से उठ बैठी। क्या हुआ माता जी? नर्स आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी। कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, माँ को ज़रा भ्रम हो गया था कि निधि बाहर आई है। नर्स की बात पर धीरज की बात सुन नर्स को जैसे हल्की हंसी आ गई, पर जल्दी ही उस पर काबू करती हुई वे कहती है, भ्रम ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसी हालत में मरीज खुद नहीं उठ पाता, और ना ही मैं इतनी बेखबर बैठी हूँ। माँ जी आप फिक्र न करें, आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, आखिर बेटी है ना। नर्स की बात सुन भी और परेशान हो उठी। मैं सच कहती हूँ, वो कोई सपना नहीं था बेटा, तुम तो यकीन करो बेटा, सच में निधि मेरे पास आई थी। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा था, कितना सर्द था उसका हाथ। वे कहती कहती निधि के पास पहुंचकर उसकी हथेली पकड़ती हुई कहती है, ये देखो उसका हाथ अभी भी कितना सर्द बना है। वे घबराहट में कभी बेटे की ओर देखती तो कभी नर्स की ओर, जो अभी भी आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी। नर्स जल्दी से उठकर उनके पास आती हुई कहती है, माता जी ग्लूकोज चढ़ता है
तो शरीर ऐसे ही ठंडा बना रहता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं पे हूँ। वे ढांढस बढ़ाती हुई उनके कंधे पे अपना हाथ रखती हुई कहती है। इस पर धीरज आगे बढ़कर माँ को संभालते हुए बाहर ले जाते हुए समझाता रहा, आप अभी बाहर चलिए, थोड़ा आराम करिए, सुबह हम डॉक्टर से बात करते हैं। माँ बेबसी में एक पल निधि के सुप्त चेहरे को देखती हुई हताश होती बाहर की ओर चल देती है। निधि के रात में उठकर आने की बात सबने उनका सपना मान सिरे से खारिज कर दी। आखिर मशीनों से बंधा शरीर कैसे अपने आप उठकर आ सकता है। अंत में उन्होंने भी यही मान लिया कि संभव है, ज़रूर कोई सपना देखा होगा। अब डॉक्टर के सामने धीरज और जतिन बैठे थे, निधि की स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। तो डॉक्टर उन्हें समझाते हुए बताता है, आपकी पत्नी असल में कोमा के लॉक इन सिंड्रोम वाली स्थिति में है, जिसमें मरीज स्वतः सांस तो ले लेता है, कई बार आंखें भी खोल लेता है, पर कुछ आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करता। कई बार ऐसी स्थिति में मरीज आपकी बात सुन भी रहा होता है। तो ऐसे में आपको मरीज के आसपास मौजूद हो तो कुछ उसकी सकारात्मक या उसकी पसंद की बात करें, तो संभव है ये उसके लिए पॉजिटिव स्ट्रोक का काम करे। जतिन हैरत से डॉक्टर से पूछता है, क्या सच में निधि हमें सुन पा रही होगी? हाँ, संभव है, पर पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज के आसपास आप मौजूद रहें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि मरीज के आसपास उनके अपने लोग होने से कोमा से वो जल्दी बाहर आते हैं। लेकिन साथ ही इस सच को भी आपको स्वीकार करना होगा कि कोमा की स्थिति कुछ दिन या कुछ महीनों और कई बार कई सालों तक भी जा सकती है। ये सुनते धीरज और जतिन मायूसी से एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कुछ उदास हो जाते हैं। मुझे एहसास है कि ये वक्त आपके लिए कठिनतम हो सकता है, पर आपको इसे अपने हौसले से पूरा करना होगा। शुक्रिया डॉक्टर, बस हमें वक्त से यही उम्मीद है। क्या हम निधि को ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर कहता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी पत्नी के केस में यह पॉजिटिव बात है कि वे किसी वेंटिलेटर पर नहीं है। आप डॉक्टर की रूटीन चेकअप पर उनको घर पर रख सकते हैं। ये बात उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। जतिन और धीरज को डॉक्टर की बात से बहुत हौसला हुआ। वे डॉक्टर की ओर देखते हैं तो डॉक्टर मुस्कुरा के उनके हाथ पर अपना हाथ रखते धीरे से सर हिला देता है। एक ही कमरे में जतिन और निधि का समस्त परिवार मौजूद था और कमरा गहन खामोशी की जद में जकड़ा मानो वक्त से गिड़गिड़ा कर कोई मोहलत मांगता हो। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था, मानो सारी दिलासा, भरोसा, आस, विश्वास चुक चुका हो उनके मन से। शब्द जैसे बह गए हों किसी खामोश सी सुनामी में। निधि की माँ, पिता, भाई, धीरज, छोटी बहन नीतू अनमने ढंग से उनसे अब जाने की इजाज़त मांगते हैं। जतिन, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई वैभव अनमने ढंग से उनकी तरफ देखते हैं। तब उनके मस्तिष्क में मानो एक सवाल कौन जाता है और निधि के पिता हाथ जोड़े पूछ बैठते हैं, निधि की हालत पे हम किसे दोष दें? हमारी किस्मत ही फूटी थी। आप चाहे तो अपनी बेटी को हम घर ले जा सकते हैं। जतिन नौचक कभी उनका तो कभी अपने माता पिता का चेहरा देखता है। वह इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके पिता कहते हैं, देखिए, ऐसी विकट स्थिति में हम क्या कहें, आपको जो उचित लगता है आप करिए, हमें किसी बात से कोई एतराज़ नहीं। वे कहते कहते अपनी बेटी की ओर देखते हैं, मानो कहते हुए उम्मीद कर रहे हों कि जो ठीक लगे तुम करो, अब हमारी इस उम्र में और सामर्थ्य नहीं। अब सभी की प्रश्नात्मक नज़रें जतिन की ओर उठ गई। जतिन के लिए खामोश रह पाना कठिन था। वे कहता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर निधि अब मेरी जिम्मेदारी है और आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जतिन के चंद शब्द जैसे उस मायूस रेगिस्तान में उम्मीद की फुहार बनकर गिरते हैं। विश्वास रिश्तों की उम्मीद को बढ़ा देता है। अब आखिर क्या करना है ये जतिन को बताना था। यहाँ रुकने का किसी के लिए अब कोई औचित्य शेष नहीं रहा,
तो वे सभी उदयपुर जाने का निवेदन करता है उनसे। मेरे हिसाब से आप लोग को आज ही उदयपुर के लिए निकल जाना चाहिए। मैं और वैभव कल एम्बुलेंस से आ जाएंगे, बस आज रात की ही तो बात है। जतिन की बात मानने के अलावा उनके पास अब कोई चारा शेष नहीं था, तो वे अपनी अपनी छोटी मुस्कानों को समेटते, दुआ देते आखिर अपने घर लौट जाते हैं। जतिन भी अब इस अव्यक्त युद्ध के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेता है। आगे आने वाले पल में क्या होगा निधि और जतिन की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहें एक राज रूहानी सफ़र का। कहानी पसंद आने पे अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।